हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार वर्मा अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अपने इस वीडियो में सर्किल के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में। इसके पहले हम लोग मेंस्ट्रुएशन 2D में ट्रायंगल के 3 वीडियो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 वीडियो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 2D में ट्रायंगल होता है, सर्किल होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज होता है और पॉलीगन मतलब बहुभुज होता है। तो त्रिभुज हम लोग कर चुके हैं, आज वृत्त करते हैं, ठीक है। और इसी के आगे फिर आगे बढ़ेंगे तो चतुर्भुज और बहुभुज करेंगे, ठीक है। जैसा कि वृत्त को 2D में रखा गया, मेंस्ट्रुएशन पार्ट 1 मतलब 2D में रखा गया है, 2 डायमेंशन प्लेन पे इसको बहुत ही इजीली हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। देखने में ये जो हम लोग इसको बनाते हैं 2D प्लेन पे, ये गोले की तरह से दिखेगा, लेकिन गोला जो है स्फीयर, उसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन पार्ट 2 मतलब 3D मतलब वॉल्यूम वाले पार्ट में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। 2 पार्ट होते हैं मेंस्ट्रुएशन में, क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल और आयतन। तो क्षेत्रफल में हम लोग वृत्त को पढ़ रहे होते हैं, सर्किल को, और आयतन वाले पार्ट में हम लोग पढ़ रहे होते हैं स्फीयर को, गोले को, ठीक है। दोनों ही डिफरेंट हैं लेकिन देखने में थोड़ा बहुत एक जैसे लगते हैं। जो गोला होता है मतलब फुटबॉल की तरह, गेंद की तरह की संरचना होती है, वो 3D प्लेन में आता है। उसको हम लोग इजीली आसानी से शो नहीं कर सकते 2D प्लेन पे मतलब बोर्ड पे या कॉपी पे। लेकिन जो वृत्त होता है वो 2D में आता है, इसको कॉपी पे या बोर्ड पे आसानी से शो ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसको 2D पे शो करते हैं इजीली, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वृत्त जो बन के आएगा और स्फीयर को जब हम लोग शो कर रहे होंगे तो थोड़ा सा हमें शैडो दिखानी पड़ेगी उसकी। 2D प्लेन पे ही उसको भी, स्फीयर को भी शो करेंगे, लेकिन उसकी शैडो निकाल रहे होंगे, 3D में उसको संरचना दे रहे होंगे, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो हम लोग इसके बारे में, थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वृत्त क्या होता है? वृत्त एक्चुअली मैंने आपको यहां पे दिखाया है, ये जैसे वृत्त है तो इसका ये वाला जो पॉइंट होता है, ये इसको बोलते हैं सेंटर, केंद्र, इसको बोलते हैं हम लोग केंद्र, ठीक है। और केंद्र से बराबर दूरी पर, केंद्र से जो बराबर दूरी पर स्थित बिंदु जो होते हैं, जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं केंद्र से बराबर दूरी पर होते हैं, ठीक है। तो केंद्र से एक निश्चित दूरी पर जो बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है, जो रास्ता होता है, वो सर्किल जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला? केंद्र से एक निश्चित दूरी पर स्थित जो बिंदु होते हैं, केंद्र से एक निश्चित दूरी पे, वो दूरी कुछ भी हो सकती है, 4 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कितनी भी। तो जो एक डिस्टेंस होती है एक सेंटर से, एक बिंदु से एक निश्चित दूरी पर जो बिंदु, सारे बिंदु जो होते हैं उनका जो रास्ता जनरेट होता है, उनको तो जो जनरेट रास्ता होता है उसको हम लोग बोलते हैं वृत्त या सर्किल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? किसी एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है, बिंदुओं का जो रास्ता होता है, उसी को हम लोग सर्किल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, इसको सेंटर बोलते हैं मतलब, ठीक है। और केंद्र से बराबर जो दूरी होती है इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस, केंद्र से। और ये जो बिंदुओं का जो बिंदुपथ दिख रहा है इसको परिधि नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है, परिधि। सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। और जो ये या सेंटर से परिधि तक के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है, त्रिज्या। और एक टर्म और आता है त्रिज्या का जस्ट डबल जो होता है, ये तो केंद्र से एक तरफ परिधि के बीच, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या, लेकिन त्रिज्या के जस्ट डबल को, त्रिज्या के जस्ट डबल को हम लोग बोलते हैं व्यास, डायामीटर, ठीक है। त्रिज्या, रेडियस के जस्ट डबल को डायामीटर बोलते हैं। तो डायामीटर क्या होता है? केंद्र से गुजरने वाली लाइन, केंद्र से गुजरने वाली लाइन जो परिधि के दोनों सिरों को टच करती है, व्यास कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। डायमीटर मैं क्या बता रहा हूं? केंद्र से, सेंटर से पास होने वाली लाइन, गुजरने वाली लाइन जो दोनों तरफ परिधि के दोनों सिरों को टच करती है,
व्यास कहलाती है, डायमीटर कहलाती है, ये त्रिज्या का जस्ट दुगना होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्षेत्रफल के बारे में देखें तो वृत्त द्वारा जो बाउंडेड एरिया होता है, कवर जो वृत्त द्वारा जो कवर क्षेत्रफल होता है, बाउंडेड एरिया, तो इस एरिया को, इसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं, किसका? वृत्त का। ये जो मैंने पार्ट अब कलर किया है ग्रीन से, इसको बोलते हैं एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए आते हैं, यही सारे टर्म्स होते हैं वृत्त की थ्योरी में। ठीक है, इसमें देखते हैं फर्स्ट स्लाइड में मैंने क्या रखा है। मैंने थ्योरी में पार्ट रखा हुआ है कि वृत्त बहुत आसान है चीजें, क्लास 6, 7, 8 में इसकी एंट्री है सर्किल की, तो बहुत आसान है, ये सारे टर्म्स आपको अच्छे से पता होंगे, बेसिक थ्योरी भी पता होगी, इनके क्वेश्चंस की हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है परिधि। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो होती है केंद्र से, ये वृत्त है जैसे, तो केंद्र से जो ये दूरी होती है परिधि ना, तो केंद्र, ये वाली जो रेड लाइन दिख रही है आपको, इसी को बोलते हैं परिधि। ठीक है, परिधि, और इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई r। पाई क्या होता है? इसका मान लगभग में 22/7 हम लोग ले रहे होते हैं, या 3.14 कैलकुलेशन में हम लोग यूज करते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या, इसका मान प्रयोगों द्वारा होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक है, तो अभी पाई का मान हम लोग कैलकुलेशन में, सॉल्विंग में 22/7 ले सकते हैं लगभग में मान, या लगभग में दूसरा मान इसका 3.14 लिया जा सकता है। तो परिधि क्या होती है? परिधि, ये जो लाइन दिख रही है केंद्र से बराबर दूरी पे स्थित जो बिंदुओं का जो रास्ता होता है, वही परिधि के लिए शो कर रहा है। किसी एक बिंदु से स्टार्ट करिए चलना, और फिर से चलते 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 उसी बिंदु पे आके रुक जाइए, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसको बोलेंगे सरकमफ्रेंस या परिधि, वृत्त की परिधि। और इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल के लिए, और क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर, इसको ऐसे ही याद करना होता है, r रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर। आपने देखा कि परिधि के लिए 2 पाई r, क्षेत्रफल के लिए पाई r स्क्वायर, ये बहुतों को सबको याद भी होते हैं पहले से ही। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। नेक्स्ट में मैंने जो रखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वनडे एग्जाम्स के लिए, और इसको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको करना है। इसमें मैंने रखा है, देखिए आपने अभी नोटिस किया होगा इसके प्रीवियस स्लाइड में, जो परिधि और क्षेत्रफल आ रहे हैं, सरकमफ्रेंस और एरिया वाले जो फॉर्मूले आ रहे हैं, परिधि के लिए 2 पाई और क्षेत्रफल के लिए पाई r स्क्वायर, इन दोनों ही फॉर्मूलों में पाई आता है, और पाई का मान हम लोग लगभग में मान लेते हैं 22/7। अप्रॉक्स वैल्यू होती है पाई की 22/7। ठीक है, तो 22/7 में जो नीचे 7 आ रहा होता है, तो r का मान, रेडियस के मान क्वेश्चन में हमें एग्जामिनर ऐसे देता है कि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो सके। जो नीचे 22/7 आ रहा है, उस 7 से ऊपर कोई कटने वाली संख्या दी जाती है, तो 2 गुणे 22/7 इंटू r, तो r का मान ऐसा दिया जाता है कि 7 से आसानी से कटने वाली संख्या हो। तो 7 से कटने वाली संख्या कौन सी हो सकती है? 7 ही हो सकती है, या 7 के मल्टीपल में हो सकती है, मतलब 7 के पहाड़े में जो आ सकती है, 7 7 दूनी 14 हो सकती है। तो रेडियस 7 दे सकता है, 14 देगा, 21 देगा, 28, 35, 42 ऐसे दे सकता है, जो 7 से इजीली कटने वाली संख्या हो। ठीक है, या 7 का आधा भी दे सकता है, 7/2 दे सकता है रेडियस। ठीक है, 7/2, 7/4 ऐसे भी टर्म्स में दी जा सकती है। तो हम लोग को जो याद रखना है, बहुत से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो हर बार हम लोग, हमें पता है रेडियस 7 और 14, 21 इन्हीं फॉर्म में आती है ज्यादातर, तो हम लोग कुछ डेटा याद रख लेते हैं। कैसे याद करते हैं? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमें लगाने हैं, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर पाए, क्वेश्चन देख के ही हम समझ पाए। ठीक है, और आंसर पे टिक लगा सके, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा, हम लोग स्मार्ट वे में थोड़ा सा याद रखते हैं। वो क्या होता है? त्रिज्या 7 दी जाए, जब भी त्रिज्या 7 दी जाए तो परिधि पूछी जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए। त्रिज्या 7, क्वेश्चन में त्रिज्या 7 दी जाए, परिधि, तो परिधि होती है 2 पाई r, r की वैल्यू जगह 7 रख देंगे, पाई की जगह 22/7 रख देंगे, तो कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो
परिधि आ जाएगी 44। तो त्रिज्या 7 पे परिधि 44, ऐसे ही क्षेत्रफल एरिया पाई आर स्क्वायर रखेंगे, पाई जगह पे 22/7 और रेडियस की जगह पे 7 × 7 रखेंगे आर स्क्वायर की जगह पे। ठीक है, तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो 154 आ जाएगा। तो हम लोग याद रखते हैं, ये टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि रेडियस 7 हो तो परिधि 44 निकलती है और क्षेत्रफल 154 होता है। ये एक लाइन हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं इसको याद रखिए, रट लीजिए। रेडियस 7 पे क्यों बार बार हम लोग निकाले, फॉर्मूला लगाएं 2 पाई आर 2 × 22/7 इंटू आर की जगह पे 7 रखें, 7 से 7 काटें, 2 × 22 तो 44 परिधि करें, और क्षेत्रफल के लिए भी ऐसे ही बात करें, पाई आर स्क्वायर तो 22/7 इंटू 7 करें। क्यों करें, हम लोग डायरेक्ट लर्न कर लेते हैं रेडियस, क्योंकि यही ज्यादातर टर्म्स में पूछा जाता है। रेडियस 7 होगी, 14 होगी, 21, 28, 35, 42 इसी फॉर्म में हो सकती है। तो हम लोग एक लाइन याद रख लेते हैं कि रेडियस 7 जब दी जाए, रेडियस 7 तो परिधि होगी 44 और क्षेत्रफल होगा 154, 154। ऐसे ही एक सेकेंड लाइन भी मैं आपसे कह रहा हूं याद कर लेते हैं, और वो आसान है। एक मेन पहली लाइन तो याद ही रख लिए, त्रिज्या 7 पे परिधि 44 क्षेत्रफल 154। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं कि त्रिज्या 14 हो, त्रिज्या रेडियस देखिए डबल कर दी, 7 से 14 कर दी, तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको दिखाऊं। परिधि का जो फॉर्मूला होता है, अभी आपने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि परिधि बराबर जो होता है 2 पाई आर होता है, परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, तो जो हम बोलेंगे परिधि जो निर्भर कर रही है, परिधि सिर्फ निर्भर करती है 2 पाई, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो 2 पाई ये तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, 2 × 22/7। आपके घर में भी पाई का मान 22/7, अमेरिका, जापान, जर्मनी सब जगह अप्रॉक्स वैल्यू पाई की 22/7 ही ली जा रही है, और 2 का मान 2, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो परिधि जो निर्भर इस पर नहीं करेगी तो कांस्टेंट है, वेरिएबल पर निर्भर करती है, वेरिएबल है आर रेडियस, तो परिधि त्रिज्या पर डिपेंड करती है। त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ेगी परिधि बढ़ेगी, त्रिज्या घटेगी तो परिधि घटेगी। त्रिज्या का दुगना करेंगे, त्रिज्या डबल करेंगे तो परिधि दुगनी हो जाएगी, त्रिज्या आधी करेंगे तो परिधि आधी हो जाएगी, त्रिज्या 3 गुनी करेंगे तो परिधि 3 गुनी, त्रिज्या 4 गुनी तो परिधि 4 गुनी, त्रिज्या 10% से बढ़ाएंगे तो परिधि 10% से बढ़ जाएगी, त्रिज्या 10% से घटाएंगे परिधि 10% से घट जाएगी। कहने का मतलब है त्रिज्या 10 गुनी करेंगे तो परिधि 10 गुनी, त्रिज्या 1/2 करेंगे, आधी करेंगे या 1/3 करेंगे तो परिधि 1/3, 1/2 1/3 हो जाएगी, जैसे अभी होगा। और त्रिज्या में परसेंटेज वैल्यू से चेंज करें, 20% से बढ़ाए तो परिधि भी 20% से बढ़ जाएगी, या 5% से घटाएं त्रिज्या तो परिधि भी 5% से घट जाएगी। क्यों? क्योंकि परिधि डायरेक्टली डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या पर। ठीक है, इस वजह से फॉर्मूले से ही हम लोग देखते हैं 2 पाई तो कांस्टेंट, तो परिधि डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या पर। ठीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो अभी हम लोग ने क्या किया, 7 से 14 पर आपने देखा त्रिज्या दुगनी की है, त्रिज्या दुगनी करी है तो परिधि दुगनी हो जाएगी, त्रिज्या डबल की है तो परिधि भी डबल हो जाएगी। तो 44 पहले थी, मैंने लर्न कराया आपको कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या पे परिधि होती है 44, तो त्रिज्या दुगनी की तो परिधि भी दुगनी हो जाएगी 44 से 88। ठीक है, ऐसे ही हमेशा होगा। त्रिज्या 3 गुनी करेंगे तो 7 या 21 करेंगे तो परिधि भी 3 गुना हो जाएगी। त्रिज्या 7 से 3.5 आधी कर दी गई है तो परिधि भी आधी हो जाएगी, 44 का आधा हो जाएगा। ठीक है 22। ऐसे ही बात करें, ये तो हम लोग ने परिधि के लिए देख लिया, अब हम लोग बात करें क्षेत्रफल के लिए बात करें, तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान 22/7 हर जगह कांस्टेंट है, पूरे इंडिया, अमेरिका, जापान, जर्मनी, हमारे घर, आपके घर, एग्जाम के टाइम भी या एग्जाम के सेंटर के बाहर भी पाई का मान 22/7 ही रहेगा। तो क्षेत्रफल डिपेंड किस पे करेगा, हम बोलेंगे क्षेत्रफल तो सिर्फ डिपेंड करेगा वेरिएबल टर्म्स पे, कांस्टेंट पे नहीं। तो आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या के वर्ग पर डिपेंड करेगा। क्षेत्रफल किस पर निर्भर करेगा, त्रिज्या के वर्ग पर। ठीक है, इस पर निर्भर करेगा क्षेत्रफल, तो मतलब त्रिज्या गुणे त्रिज्या पर। तो हम बोलेंगे त्रिज्या दुगनी की गई है तो त्रिज्या डबल कर रहे हैं, त्रिज्या दुगनी कर रहे हैं, तो त्रिज्या जैसे ही डबल कर रहे हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्या दुगनी की गई है तो 2 का वर्ग हो जाएगा। त्रिज्या पहले की दुगनी कर दी गई है तो
2 का वर्ग होके बाहर आएगा तो 2 का 4 गुनी होने लगेगी। त्रिज्या गुणे त्रिज्या है ना, ये स्क्वायर क्या होता है, त्रिज्या का स्क्वायर क्या लिखा है, मतलब त्रिज्या गुणे त्रिज्या। तो पहली वाली टर्म्स भी डबल हो रही है, दूसरी वाली भी डबल हो रही है, और बीच में मल्टीप्लाई है त्रिज्या गुणे त्रिज्या में, तो फाइनली जो है 4 गुनी हो जाएगी। ऐसे ही मैं कहूं त्रिज्या 3 गुनी कर दें, 7 से 21 कर दें त्रिज्या, तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो हम कहेंगे क्षेत्रफल निर्भर करता है त्रिज्या गुणे त्रिज्या पे, 3 गुनी करेंगे तो पहला टर्म्स त्रिज्या भी 3 गुना, दूसरा टर्म्स भी त्रिज्या 3 गुना हो जाएगा, तो 3 क्या 9 गुना हो जाएगा फाइनली, तो क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग करेंगे। बात समझ में आ रही है। यदि लेकिन कहता है त्रिज्या 10% से बढ़ा दे तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम कहेंगे क्षेत्रफल तो 2 राशियों का गुणनफल है, त्रिज्या गुणे त्रिज्या, तो 2 राशियों के गुणनफल पर नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज लगाना हो तो इसके पहले प्रीवियस वीडियो में ट्राइंगल वाले में मैंने आपको एक फॉर्मूला मेथड भी दिखाया है और रामबाण मेथड भी, जो तीसरा वीडियो है त्रिभुज का तीसरा वीडियो, उसमें मैंने फॉर्मूला मेथड x + y + xy/100 भी दिखाया था, और रामबाण मेथड मतलब परसेंटेज फॉर्म को भिन्न में बदलकर भी मैंने आपको सिखाया था कि क्षेत्रफल पर क्या नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कैसे देखेंगे। ठीक है, वहां से आप सीख सकते हैं कब, जब त्रिज्या 10% से बढ़ाएं या 20% से घटाएं तब के केस में। लेकिन अभी गुना कर रहे हैं, त्रिज्या जस्ट 2 गुनी करेंगे तो हम बोलेंगे त्रिज्या गुणे त्रिज्या है, तो पहली राशि भी दुगनी होगी, दूसरी भी तो 2 गुनी होगी, तो टोटल फाइनली 2 गुणे 2 मतलब 4 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल। त्रिज्या 3 गुनी करेंगे तो ऐसे ही 9 गुना हो जाएगा। त्रिज्या 4 गुनी करने का है तो 4 गुणे 4 16 गुना हो जाएगा। आप बात समझ पा रहे होंगे, आई होप। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया, आपको क्या याद रखना है, त्रिज्या 7 आप निकालने नहीं जाएंगे आज के बाद कभी भी, आपको लर्न करना, याद करना है। जिस स्टाइल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथ्स, उसी स्टाइल में आपको पहले दिन से, पहले वीडियो से ऐसे ही सीखते चले जाना है। ठीक है, तो मैंने बोला त्रिज्या 7 पर, त्रिज्या 7 पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। त्रिज्या 7 है तो परिधि, तो डायरेक्ट बताएंगे त्रिज्या 7 है, परिधि तो 44 होती है और क्षेत्रफल होता है कितना 154, और त्रिज्या डबल हो जैसे 14 हो तो हम बोलेंगे 7 14 154 होता है, सॉरी 7 44 154 होता है, ये हम लोग ने याद किया है 7 44 154, तो इसका डबल 14 हो जाएगा। तो जैसे ही त्रिज्या डबल की है तो परिधि भी डबल हो जाएगी, लेकिन क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो परिधि 44 की 88 हो जाएगी, क्षेत्रफल 154 का 4 गुना 616 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन टर्म्स से हमें बिल्कुल, जैसे हमसे कोई कहेगा त्रिज्या 14 पर क्षेत्रफल, त्रिज्या 14 पर क्षेत्रफल, तो हम कहेंगे त्रिज्या 7 पे होती है 154 और 14 पे होगी डबल पे, तो 154 का 4 गुना कर देंगे। डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए 616 हो जाएगी, मतलब क्षेत्रफल 616 होगा त्रिज्या 14 पे, और परिधि 88 होती है। तो ये 2 टर्म आपको अच्छे से, ये वाला तो याद ही रखना है, और ये भी निकल आता है इसी से, त्रिज्या डबल तो परिधि डबल, त्रिज्या डबल तो क्षेत्रफल 4 गुना। ठीक है, चलिए आते हैं, यही मैंने लिखा भी है यहाँ पे। ज्यादातर प्रश्नों में त्रिज्या 7 के मल्टीपल में दी जाती है, क्योंकि परिधि 2 पाई और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में कैलकुलेशन आसान हो, इस वजह से पाई का मान 22/7 लगभग में होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं क्या है इसमें लिखा है। त्रिज्या 7 पे आपको याद करने को भी बताया है, त्रिज्या 7 पर परिधि 44 हो जाती है और क्षेत्रफल 154 होता है। ठीक है, ये लर्न करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके पहले वाले का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, इसमें लिखा है त्रिज्या 7 पे परिधि 44 और क्षेत्रफल 154 होता है, और फिर दोबारा हम क्या लिखा है, त्रिज्या दुगनी कर होती है तो परिधि दुगनी हो जाती है, लेकिन क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह से त्रिज्या 3 गुनी करें तो परिधि 3 गुनी, लेकिन क्षेत्रफल 3 का वर्ग मतलब 9 गुना हो जाता है। इसी तरह से त्रिज्या यदि आधी की जाए तो परिधि आधी हो जाएगी पहले की, लेकिन क्षेत्रफल पहले का पहली राशि भी, क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्या गुणे त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, तो पहली भी आधी दूसरी भी आधी, तो 1/4 हो जाएगी पहले की। ठीक है, आई होप आप क्लियर कर पा रहे होंगे, अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। नेक्स्ट पे बात करें, एक ऐसे ही फॉर्मूला होता है, वृत्त में कोण बन रहा होता है, एंगल बन रहा होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे ही अभी पढ़ लेना है आपको। जैसे ये कोई सर्किल है, ठीक है, तो ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, केंद्र पर जो कोण बन रहा है, तो इस कोण का मान क्या होता है, कोण बराबर चाप, इसको बोल रहा है चाप, इस पॉइंट को बोल रहा है चाप। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या आपको पता ही है कि ये त्रिज्या होती है, ये वाला टर्म,
तो इसको त्रिज्या बोलते हैं। तो कोण का मान कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या ये होता है फॉर्मूला। आप इसको अभी ऐसे ही लर्न कर लीजिए, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, क्वेश्चंस में इनका यूज होता है, तो हम लोग आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ रहे हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो रहा है इसी में देख रहे हैं, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड की मतलब क्या होता है, त्रिज्य मतलब त्रिज्या और खंड मतलब त्रिज्या से निर्मित, जो त्रिज्याओं के खंड से निर्मित जो भाग होता है, कैसे देखिए ऐसा टर्म होता है त्रिज्य खंड। कुछ भी ये रटना नहीं होता है इसमें, ये है ऐसे, तो त्रिज्याओं से निर्मित जो होता है ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं त्रिज्य खंड। इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट हो रहा है दिख रहा है आपको, यही वाला पार्ट बनता है त्रिज्य खंड। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग से त्रिज्य खंड बनता है। इसमें त्रिज्याओं से निर्मित जो भाग होता है, त्रिज्याओं से निर्मित भाग त्रिज्य खंड कहलाता है। ठीक है, अब इस त्रिज्य खंड का हमसे कह रही है लंबा, कहता है क्वेश्चन में लंबाई, तो ये लंबाई, त्रिज्य खंड की लंबाई क्या बोलेंगे, इस बात की लंबाई बोलेंगे। त्रिज्य खंड से निर्मित जो होता है ये पूरा त्रिज्य खंड है, लेकिन लंबाई की बात करेगा तो यही सिर्फ लंबाई है। लेकिन बात समझिएगा, त्रिज्य खंड की लंबाई तो इस वाले पार्ट की ही बात कर रहा है हमसे, ये जो मैंने आपको दिखाया है इस वाले पार्ट की बात कर रहा है सिर्फ। फिर से मैं दिखा देता हूं, इस वाले पार्ट की ही बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ। ये है त्रिज्य खंड की लंबाई जो ब्लैक से अभी दिखाई है। ठीक है, यदि हमसे कह देता त्रिज्य खंड की परिधि, सॉरी त्रिज्य खंड का परिमाप, पेरीमीटर, तो त्रिज्य खंड का परिमाप तब हम लोग क्या कहते हैं कि ये भी होगा, ये जो त्रिज्या है, ये मैं आपको दिखा दूं, मैं बात कर रहा हूं ये वाले पार्ट की, ये होगा त्रिज्या। ठीक है, फिर ये भी त्रिज्या और फिर ये होगा त्रिज्य खंड की लंबाई, तो तब पूरा परिधि निकलेगी, सॉरी परिमाप निकलेगा किसका, त्रिज्य खंड का। मतलब ये भी होगा, ये भी होगा, पूरे जहां परिमाप क्या होता है, किसी एक बिंदु से चलना स्टार्ट कीजिए, फिर चारों तरफ चलते जाइए, फिर वहीं पहुंच जाइए, तब परिमाप निकलता है। तो परिमाप इसका त्रिज्य खंड का कैसे निकलेगा, यहां से यहां जाएंगे तो त्रिज्या ट्रेवल करेंगे, फिर ये यहां से यहां तक जाएंगे तो त्रिज्य खंड की लंबाई ट्रेवल करेंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे तो फिर त्रिज्या ट्रेवल करेंगे, तो तीनों को जब जोड़ेंगे तब परिमाप निकलेगा। लेकिन अभी सिर्फ सिंपल सा हमसे कह रहा है त्रिज्य खंड की लंबाई के लिए, तो त्रिज्य खंड की लंबाई होगी यही वाला पार्ट। ठीक है, त्रिज्य खंड की लंबाई क्या होगी, सिर्फ ये वाला। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, और वो बेहद आसान फॉर्मूला है, एक एक नियम यूनिटी मेथड से निकलता भी है, लेकिन मैं अभी आपको ऐसे ही दिखा रहा हूं, फिर अभी करके भी बता दूंगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये जो कोण बनता है बीच में थीटा, तो कोण, तो थीटा ये मान, ये वाला कोण मैंने मान लिया है थीटा है ये वाला कोण। ठीक है, तो थीटा अपॉन 360, 360 क्या होता है, पूरे वृत्त के केंद्र पर केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है, पूरे वृत्त द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण 360 डिग्री का होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 गुणे त्रिज्य खंड की लंबाई कह रहा है, तो पूरे वृत्त की परिधि रखेंगे, थीटा अपॉन 360 गुणे 2 पाई आर, ये एक फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूरा बाउंडेड एरिया, जो ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है पूरा ये वाला एरिया। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, थीटा ये जो कोण है, तो थीटा अपॉन 360 गुणे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल की बात करेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल रख देंगे, जब त्रिज्य खंड की लंबाई की बात करेगा तो पूरी परिधि रख देंगे। थीटा अपॉन 360 गुणे पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 गुणे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आता कहां से टर्म है, मैं आपको वन लाइन में यहां पे सिखा दे रहा हूं। ठीक है, फिलहाल तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सीख लेना चाहिए। क्या मैंने आपको देखना क्या है, देखिए सिंपल से हम क्या बात करेंगे, जब केंद्र पर थीटा कोण बन रहा है, सुनिएगा, या पूरे केंद्र पर जब पूरा कोण बनता है, पूरा कोण होता है ये केंद्र पर, या यहां पे मैं करके दिखा दूं कि ये है सर्किल, तो यहां पे केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, तो हम बोलेंगे केंद्र पर बनने वाला कोण कितना है, यहां से यहां तक मूव करेंगे, ये 360 डिग्री का, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 360। ठीक है, तो हम बोलेंगे केंद्र पर जब 360 डिग्री का कोण बनता है, तो पूरे वृत्त की उस टाइम परिधि क्या होती है, पूरे वृत्त की लंबाई क्या होती है, पूरे वृत्त की लंबाई या पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो पूरे वृत्त की परिधि होती है उस टाइम पे 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। तो हम बोलेंगे जब केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बने तब कितनी होगी, तो 2 पाई आर अपॉन 360। और जब केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण बने, केंद्र पर जब थीटा ही डिग्री का कोण बन रहा है, देखिए
ठीक है, तब वृत्त की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो बस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा अपॉन 360, इसको ऐसे सजा लिया, और ये 2 पाई आर जो था, ये जो 2 पाई आर है इसको अलग से अलग डिनोट कर लिया, ठीक है, 2 पाई आर। तो यही फॉर्मूला ऐसे ही दिख गया। ऐसे ही सिमिलर जब क्षेत्रफल की बात कर रहे होंगे, यही फॉर्मूला तो आ गया, थीटा अपॉन 360 गुणे 2 पाई आर। जब क्षेत्रफल की बात कर रहे होंगे तो हम यही बोलेंगे, जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बन रहा है, तब जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल उस टाइम कितना होता है, 3, तब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण बनेगा तब तो हम बोलेंगे थीटा अपॉन 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यही फॉर्मूले आ जाते हैं निकल के, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे ये फॉर्मूले आते कहां से, बेहद आसान है। केंद्र पर जब 360 डिग्री का कोण बनता है तब पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो जब थीटा डिग्री का केंद्र पर कोण बनेगा सिर्फ तब कितनी लंबाई या परिधि निकल के आएगी, ठीक है, तब उससे फॉर्मूला आ जाता है ये वाला, त्रिज्यखंड की लंबाई। और जब हम बोलेंगे केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जब केंद्र पर सिर्फ थीटा डिग्री का कोण बनेगा तब वृत्त का क्षेत्रफल या कितना होगा, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा उस टाइम, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, फॉर्मूले आपको लर्न ही करने हैं फाइनली। थीटा त्रिज्यखंड की लंबाई के लिए थीटा अपॉन 360 गुणे 2 पाई आर, और क्षेत्रफल के लिए थीटा अपॉन 360 गुणे पाई आर। चलिए स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग ने थ्योरी देख ही ली है वृत्त की क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, और हम लोग ये ज्यादातर लोग सब लोग इसको क्लास 6 या 8 में पढ़ के भी आ चुके हैं, ठीक है। इसके ये क्वेश्चन नंबर 31 से मैंने स्टार्ट किया। इसके पहले 30 क्वेश्चन जो है मैंने ट्राइंगल में, त्रिभुज में रखे थे, मेंसुरेशन वाले पार्ट में त्रिभुज में, ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बहुत से, वो सारे एग्जाम्स में के आए हुए क्वेश्चन ही मैंने वो 30 क्वेश्चन रखे थे। बहुत से क्वेश्चंस तो डिफरेंट एग्जाम में बहुत बार पूछे गए थे, तो मैंने वो 30 बार क्वेश्चन से पूरा ट्राइंगल आपका पूरा चैप्टर कवर किया था, ठीक है। उनको अच्छे से सीख लीजिए, बार बार वीडियो, जो 3 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया उनको बार बार देखिए, और आपका ट्राइंगल बहुत मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर्किल के कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने रखे हैं और उनको सीखने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसका पहला क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, ठीक है, और तथा उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, हमसे कह रहा है। तो वृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, रटा हुआ है, और क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे स्टार्ट करूं तो ये होगा, हम बोलेंगे परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है, तो अनुपात मतलब बटे ही होता है, बटे। तो परिधि और क्षेत्रफल का हमसे रेशियो पूछ रहा है, तो परिधि के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। परिधि के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, आर मतलब त्रिज्या, और क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या गुणे त्रिज्या, ठीक है। तो आप चेक करेंगे, 1 पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और 1 आर से 1 आर, जो त्रिज्या गुणे त्रिज्या लिखा है ये आर इंटू आर, उसका 1 आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली ये जो बचता है हमारे पास, ये बचता है, ऊपर बचता है 2 अपॉन, नीचे बचता है आर, 2 बटे आर बचता है, ठीक है। और आर का मान हम लोग क्वेश्चन में जो दिया गया है, यही परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ जाएगा, 2 बटे आर, और आर का मान अब हम लोग अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख देंगे कितना, 3। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन आर की जगह पे रख देंगे 3, तो 2 बटे 3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, अनुपात में 2 बटे 3, ठीक है, 2 अनुपात 3, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। बेहद आसान क्वेश्चन था, और कैसे मैंने किया है आपने सीखा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्या करना है। 1 बाय 1 आप सीखते जाइए कैसे मैं सर्किल के क्वेश्चन को फाइनल टच दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में लिखा है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी, ट्राइंगल वाले में भी, रामबाण तरीका और फॉर्मूला मेथड दोनों ही बताए थे। आपका मन करे जो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने ये सिखाया था फॉर्मूला मेथड कब बेहद आसान पड़ता है, जब परसेंटेज फॉर्म आसान होता है, मतलब 10%, 15, 12, 15, 25, 50, 75 ऐसे होता है, परसेंटेज आसान फॉर्म में होता है। और डिफिकल्ट जब वो परसेंटेज फॉर्म मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में हो, जैसे 8 से 1/3,
33 सही 1/3, 12.5 मतलब 12.5%, 16 सही 2/3, 42 सही 6/7, ऐसे फॉर्म में होगा। 66 सही 2/3, ये सारे डिफिकल्ट फॉर्म में होते हैं। तो ठीक है, तो उनके लिए हमें रामबाण अप्रोच लगानी ही मजबूरी पड़ती है, वहां पे फॉर्मूला मेथड थोड़ा जोड़ घटाना उसमें डिफिकल्ट हो जाता है इसलिए। तो अभी मैं इसमें फॉर्मूला मेथड अप्लाई कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या 50% से बढ़ाई गई और क्षेत्रफल जो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, मैं आपको दिखाऊं तो क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई तो कांस्टेंट होता है, आपके घर हमारे घर में सब में सब जगह पाई का मान तो कांस्टेंट होता है, इसमें तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो हम बोलेंगे जो क्षेत्रफल निर्भर करता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर करता है? क्षेत्रफल निर्भर करता है त्रिज्या गुणे त्रिज्या पर, दो राशियों का गुणनफल त्रिज्या गुणे त्रिज्या पर क्षेत्रफल निर्भर कर रहा है। आर स्क्वायर तो क्या हुआ? त्रिज्या गुणे त्रिज्या, तो क्षेत्रफल निर्भर करता है दो राशियों के गुणनफल, जिसमें पहली राशि भी त्रिज्या है, दूसरी राशि भी बाई चांस त्रिज्या है, दो राशियों के गुणनफल पर निर्भर कर रहा है। तो इसमें मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दो राशियों के गुणनफल पे नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का मैंने प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला आपको दिखाया था, ट्राइंगल के थर्ड वीडियो में। मैं यहां पे भी फॉर्मूला बता रहा हूं, वो फॉर्मूला होता है x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। इसको अप्लाई कर देंगे। x क्या होता है? पहली वाली राशि में प्रतिशत परिवर्तन, और पहली वाली राशि क्या है? त्रिज्या है हमारे पास, तो त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? 50% से वृद्धि, तो प्लस का 50 रख देंगे, ठीक है, और ये वाला प्लस ये लगाएंगे। और दूसरी वाली राशि क्या है? वो भी त्रिज्या है। y क्या दिखाता है? दूसरी वाली राशि में प्रतिशत परिवर्तन, तो वो भी त्रिज्या है, तो उसमें भी 50% की वृद्धि हो जाएगा। ये वाला प्लस ये लगाया और 50 गुणे 50 करेंगे बटे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये तो आ जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 55 25 और 125% आ जाएगा, ठीक है, 125% हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ए पार्ट। आई होप आप समझ पाए, ठीक है, कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया और कौन सा मेथड यूज किया, फॉर्मूला मेथड अप्लाई किया यहां पे, ठीक है। ये था हमारा फॉर्मूला मेथड, मैंने ये वाला मेथड यूज किया। इसको रामबाण तरीके से भी कर सकते थे, मैं एक झटके में आपको दिखा दूं रामबाण भी मेथड कैसे सॉल्व किया करना होता है रामबाण से, तो उसको भी सीख लेते हैं, ठीक है। मैं यहां पे आपके लिए रामबाण मेथड दिखा रहा हूं और आप देख के सीख लीजिए कैसे क्या करना होता है रामबाण मेथड में। मैं बोलूंगा त्रिज्या 50% से बढ़ा रहे हैं तो 50% को भिन्न में बदलेंगे, तो 50/100 यानी कि 1/2 हो जाएगा। 50% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। तो हम बोलेंगे पहले त्रिज्या को 50% बढ़ाया है, तो दो जो नीचे आ रहा है ये दिखाएगी पहले त्रिज्या, दो जो नीचे आ रही है ये वैल्यू दिखाएगी पहले त्रिज्या कितनी थी? 2। रामबाण अप्रोच बता रहा हूं, तो ये ज्यादातर किसमें अप्रोप्रिएट, किसमें किफायती रहती है? ये जिसमें परसेंटेज डिफिकल्ट फॉर्म में होता है, 50% की जगह पे यहाँ पे दे दिया होता है 66 सही 2/3 या 42 सही 6/7 या 16 सही 2/3, इस फॉर्म में दिया गया होता, तब ये वाला मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि फॉर्मूला मेथड में जोड़ घटाना डिफिकल्ट पड़ रहा होता है उस टाइम। तो हम बोलेंगे 50% का मतलब 1/2 और 50/100 यानी कि 1/2, यानी कि पहले नीचे वाली वैल्यू दिखाएगी पहले त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या को 50% कहा है तो 50% को भिन्न बदला, तो ये 50% को भिन्न बदला है, ठीक है। तो 1/2, तो पहले त्रिज्या 2 थी, 2 पर 1 की वृद्धि बढ़ाया गया है, तो 2 पर 1 की वृद्धि, तो हम बोलेंगे तो पहले त्रिज्या, पहले हम 2 मिनट के लिए आपको दिखाएं, तो पहले और अब पहले त्रिज्या कितनी थी? 2 थी, और 2 पर 1 की वृद्धि यानी कि त्रिज्या अब हो जाएगी कितनी? 3 हो जाएगी। तो दूसरी वाली राशि क्या है? दूसरी वाली राशि भी बाई चांस त्रिज्या है, तो वो भी त्रिज्या ही होगी, और त्रिज्या में 50% की वृद्धि है तो 1/2 आएगा, 2 पर 1 की वृद्धि उसमें भी करेंगे तो 2 से 3, दूसरी राशि भी हो जाएगी 2 से 3। और क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है? त्रिज्या गुणे त्रिज्या, दोनों राशियों के गुणनफल पे, तो ये भी त्रिज्या मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 तिहाई 9। तो हम बोलेंगे पहले त्रिज्या थी पहले क्षेत्रफल के लिए आएगा, ये पहले क्षेत्रफल था 4 और अब क्षेत्रफल आ रहा है 9, तो 4 से 9, पहले था 4 अब हो गया क्षेत्रफल 9, कितना बढ़ रहा? 4 से 9 कितना बढ़ रहा? तो आप बताएंगे 5 बढ़ रहा, 5 बढ़ रहा, कितने पर? पहले कितना था वो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो 4 पर 5 बढ़ रहा है, तो 100 पर कितना बढ़ेगा? इसको सॉल्व कर लेंगे तो 125% आ जाएगा, ठीक है। 4 से 100 कटेगा 25 टाइम्स, तो 25 25 125% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपने रामबाण भी सीख लिया, फॉर्मूला मेथड भी सीख लिया एक ही क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें लिखा है एक पहिए नुमा खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर और आपको अच्छे से पता है व्यास मतलब डायामीटर, ये क्या होता है, व्यास त्रिज्या का जस्ट दुगना होता है। तो 14 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या इसकी जस्ट आधी हो जाएगी, क्योंकि व्यास दुगना होता है। तो 14 किसका दुगना है, 7 का। तो जस्ट त्रिज्या हम बोलेंगे तो 7 त्रिज्या रही होगी, तभी व्यास उसका डबल, 7 का डबल 14 है। ठीक है, 15 चक्रों में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। वो क्या होता है, ये पहिए नुमा कोई वृत्ताकार कोई पहिया होगा। ठीक है, वृत्ताकार ही पहिया होगा। तो उसमें होगा क्या, जब पहिया मूव करता है तो ये पार्ट जमीन में टच कर रहा है, ये वाला पार्ट जमीन में टच कर रहा है इसका। ठीक है, तो हम बोलेंगे पूरा पहिया कब एक चक्कर कब लगाता है, जब ये वाला पहिया आगे इसको ढकेलना स्टार्ट करिए, तो जब ये पूरा घूमता हुआ आएगा, ये अभी ये टच कर रहा है, फिर ये टच करेगा, फिर ये ऐसे ऐसे टच करेंगे, सारे पॉइंट्स जब टच करते हुए फिर से पहिया यहां आ जाएगा और यही वाला सेम पॉइंट दोबारा टच करने लगेगा। तो पूरा हम बोलेंगे पूरा राउंड एक लग गया होगा और पहिया एक चक्कर यहां तक दूरी तय कर चुका होगा। फिर से मेरी बात सुनिए, मैं भी प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं। पहले ये वाला पहिए का ये वाला पॉइंट टच में था, जमीन में था, फिर पहिया को आगे मूव किया है तो ये वाला पार्ट टच में आएगा, फिर ये वाला, फिर ऐसे टच करता जाएगा, पहिया आगे घूमता जाएगा और फिर पूरा पहिया फिर से घूमता हुआ जब ऐसे आ जाएगा कि जो पहले टच कर रहा था वही पहिया वही पॉइंट फिर टच कर देगा। तो जितनी डिस्टेंस ये यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहे होंगे, यही हम बोलेंगे पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, सिंपल सी जो ये वृत्त की परिधि थी इतनी ही ये डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। तो मैं आपको वन लाइन बता रहा हूं, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होती है वो पहिए की जितनी परिधि होती है वही होती है। ठीक है, पहिए की जितनी परिधि की लंबाई होती है यही पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है। ठीक है, चलिए आते हैं तो अपने इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। लिखा है व्यास दिया था, मतलब 14 दिया गया था, तो रेडियस हो जाएगी 7। ठीक है, और हमसे कह रहा था 15 चक्रों में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। हमें पता है एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है, परिधि, पहिए की जो परिधि होगी वही होती है एक चक्कर में तय की गई दूरी। या आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, या जो भी समझने मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच बता दी है। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी बोलते हैं, पहिए की जो परिधि होती है, परिधि। ठीक है, जो पहिए की परिधि होती है वही। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि, और परिधि जब 7 रेडियस के व्यास दिया गया 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। बेहद आसान है यार, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब व्यास दिया गया 14 का आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी 7। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी निकाल लेंगे। एक चक्कर में तय दूरी क्या होगी, एक चक्कर में तय दूरी वो होगी पहिए की परिधि के बराबर होगी, पहिए की परिधि। और पहिए की परिधि कितनी है, 2 पाई आर। पहिए की परिधि कितनी बोलेंगे, 2 पाई आर। ठीक है, तो और आपको पता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या पे परिधि कितनी निकल के आती है। अभी मैंने आपको याद कराया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या पे परिधि होती है, 44 क्षेत्रफल होता है 154, 7 44 154। ठीक है, आपको मैंने याद कराया है। तो आप बोलेंगे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या पे परिधि तो होती है 144। ठीक है, सॉरी, परिधि होती है 44। सिंपल से 7 सेंटीमीटर पे परिधि होती है 44, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी हो जाएगी परिधि, तो मतलब 44 सेंटीमीटर। और 15 चक्करों में, तो 15 चक्करों में हमसे कह रहा था एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 44 सेंटीमीटर। तो 15 चक्कर में तो 15 गुणे 44 कर देंगे। ये क्वेश्चन ओरली भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे मैंने अभी आपको मैं बता रहा हूं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 6 66, 660 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। 660 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर से सुनिए कैसे इसको वन लाइन में बिना पेन चलाए कैसे लोग सॉल्व करते हैं उसको देखिए। व्यास 14, फर्स्ट पॉइंट सुनिए, व्यास 14 तो त्रिज्या 7 और एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है परिधि, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर। 44 तो एक चक्कर में 44 चलेगा, तो 15 चक्कर में 44 गुणे 15 सॉल्व करेंगे, 660 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। ठीक है,
ये भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन लिखा है, एक पहिए की त्रिज्या क्या लिखी है 35 मीटर है, अगर पहिया 100 बार घूमता है, मतलब 100 चक्कर लगाता है, तो वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो आपको पता है एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है, एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है पहिए की परिधि। तो एक चक्कर में तय की गई और 35 मीटर है, ठीक है 35 मीटर है, तो आप बताइए 7 सेंटीमीटर जब त्रिज्या होती है तो परिधि होती है 44, 44। तो जब परिधि त्रिज्या 35 होगी, 7 का 5 गुना, 7 पच्चे 35, तो परिधि भी तो 5 गुना हो जाएगी। 7 जब 7 होती है त्रिज्या तो परिधि होती है 44, तो जब त्रिज्या 35 होगी मतलब 7 का 5 गुना, तो परिधि का भी 5 गुना हो जाएगा। 44 का 5 गुना तो आ जाएगा कितना, 5, 44 का 5 में गुणा करना है, तो आप 40 का 5 में करो तो आ जाएगा 200, और 5 चौक 20 और, तो 220 आ जाएगा। ठीक है, तो 220 परिधि हो जाएगी। कब यार, जब त्रिज्या 35 होगी तो परिधि कितनी निकलेगी, जब 35 सेंटीमीटर त्रिज्या पर परिधि आएगी, मैंने निकाला 220। या आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर की जगह पे आप 35 रख दीजिएगा, तो 2 गुणे 22/7 इंटू 35 सॉल्व करेंगे, ये सब आप करिएगा, 7 पच्चे 35, ठीक है, 5 220 आ जाएगा। यहां से भी बात वही है, लेकिन आप प्रैक्टिकली अप्रोच, मैं जैसे आपको स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं वैसे करना सीखते हैं कि त्रिज्या 7 पर परिधि होती है 44, तो त्रिज्या का 35 कर दिया गया, 7 से 35 तो 5 गुना, तो 44 का 5 गुना करना है, तो 44 गुणे 5, ठीक है 220। अब ये क्या होगा, 35 मीटर है, तो 35 मीटर पर परिधि आपने निकाल ली, 220 मीटर आएगी। तो एक परिधि क्या होता है, एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी है 220, तो 100 चक्कर में 100 बार घूमता है, ये वैल्यू कितनी लिखी है 100, तो 100 बार घूमता है, तो 100 एक चक्कर में तय की गई दूरी है 220 मीटर। ठीक है, एक चक्कर में तय की गई दूरी है 220, तो 100 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, इसी का 100 टाइम्स कर देंगे, तो 220 गुणे 100 कर देंगे, 220 गुणे 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इतने मीटर बोलेंगे या बोलिए बाई, एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 2000 मीटर आएगा, ये आएगा 22,000 मीटर आएगा, तो 22 किलोमीटर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, तो 22,000 मीटर बराबर 22 किलोमीटर क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 22 किलोमीटर, ये वाला इसका फाइनल आंसर हो जाएगा डी पार्ट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बस सिंपल सा एक चक्कर में तय की गई दूरी, मतलब परिधि निकाल लीजिए, 35 मीटर त्रिज्या है तो परिधि निकाल लीजिए 2 पाई आर से, या जैसे भी, ठीक है 220 आ जाएगी, तो 100 चक्कर में निकाल लीजिए, तो 220 गुणे 100 यानी कि 22,000 मीटर चलेगा, 22,000 मीटर मतलब 22 किलोमीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे, 35 देख रहे हैं क्या है क्वेश्चन। लिखा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 44 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। जब त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर से बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल 44 वर्ग सेंटीमीटर से बढ़ जाता है, तो वृत्त की वास्तविक त्रिज्या क्या होगी। मैं आपको ये क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं और आप देखिए कैसे क्या क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, मैं मान लेता हूं पहले जो त्रिज्या थी, पहले जो इसमें मैं मान लेता हूं पहले त्रिज्या r थी, ठीक है, तो पहले त्रिज्या r थी, अब त्रिज्या r+1 हो जा रही है, 1 की बढ़ा दे रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दे रहे हैं। पहले त्रिज्या r सेंटीमीटर थी, अब 1 से बढ़ा दे रहा है तो इतनी हो जाएगी। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पहले क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, इतने वर्ग सेंटीमीटर, और अब हो जाएगा पाई r+1 का होल स्क्वायर। अब त्रिज्या यार ये हो गई है ना r+1, तो अब क्षेत्रफल हो जाएगा पाई और त्रिज्या कितनी r+1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो बस बता रहा था, तो क्षेत्रफल इतना बढ़ जा रहा है, तो मतलब इसमें से इसको घटा दीजिए, अब बराबर 44 के कर दीजिए। ठीक है, त्रिज्या जब 1 से बढ़ाई तो क्षेत्रफल बता रहे थे कितने से बढ़ रहा है, 44 से, तो हम बोलेंगे पहले हमारा तो क्षेत्रफल इतना था, अब इतना हो जा रहा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे 44 के इक्वल कर दीजिए। तो मैं करता हूं, आप देखिए, तो पाई r+1 के होल स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना और इसको 44 के इक्वल करना है। ये है हमारी क्वेश्चन की सॉल्विंग की लाइन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं, पाई मुझे क्लियरली दिख रहा है
कि यहां से हम लोग पाई का मान 22/7 रख लेंगे और पाई देखिए कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो 22/7 पाई मतलब 22/7 कॉमन आ गया। अंदर बचेगा r+1 का होल स्क्वायर में से r का स्क्वायर घटाएंगे और बराबर 44 के। इसको सॉल्व करिए तो 22 से ही डायरेक्ट काट देते हैं। 22 से 22 दूना 44 कट जाएगा, ठीक है, और ये 7 का उधर मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा। और इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। अलजेब्रा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और अनदर ब्रैकेट में a माइनस बी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी मतलब r+1 में r जोड़ेंगे तो 2r+1 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहां करके दिखा देता हूं। 2r+1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। तो r+1 में से r घटाएंगे तो 1 बचेगा सिर्फ, ठीक है, और 1 को मैं लिख नहीं रहा हूं। और बराबर 14 के हो जाएगा, बराबर 14 के हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहां से r की वैल्यू निकालेंगे तो 13/2 आ रही है, यानी कि 6.5। तो त्रिज्या ही पूछ रहा था स्टार्टिंग की r, तो 6.5 हो जाएगी। आप निकालिए यहां से 2r बराबर 13, तो r बराबर 13/2 यानी कि 6.5। तो फाइनल इसका आंसर हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैंने कैसे बताया, पहले त्रिज्या ये थी r, तो 1 से बढ़ाया r+1, तो क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल r πr स्क्वायर, तो अब इतना हो जाएगा। तो अब इसमें से क्षेत्रफल पहले वाला घटाएंगे तो 44 के इक्वल कर देंगे, उसी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, मतलब रेडियस r निकल आएगी जो हमें चाहिए थी वास्तविक त्रिज्या, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट मूव कर रहा है क्वेश्चन नंबर 36 पे, ठीक है, और देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन 36 लिखा है, त्रिभुज हम लोग कर ही चुके हैं, समबाहु समकोण सारे त्रिभुज हम लोग ने कवर किए थे और बहुत अच्छे से किए थे प्रीवियस 3 वीडियोज में हम लोग ने, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, समबाहु त्रिभुज के अंदर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त अंतर्निहित है, मतलब अंदर समाया हुआ है। फिर लिखा है उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। समबाहु मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखिए क्या है, इसके बारे में हम लोग सब लोग पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज है, ऐसा कोई समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का तो एक वृत्त बना है। तो ये एक वृत्त बना है, अंदर कह रहा है तो अंदर टच करता हुआ जाएगा, ठीक है, अंदर वृत्त टच करता हुआ जाएगा। तो देखिए कैसे है, ये कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, और इसके अंदर वृत्त बनाया गया है जो भुजाओं को टच करता हुआ जा रहा है, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो एक वृत्त खींचा हुआ है। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज की हमसे समबाहु त्रिभुज की ये ऊंचाई पूछी जा रही है, ठीक है, ये ऊंचाई बोलते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है। इसमें देखिए बेहद आसान है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए, आप आराम से देखिएगा मैं कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने जा रहा हूं। आपको पता है, मैंने आपको इसके पहले बताया था, जो इसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं आप आराम से। जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी लग रही होती है, जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है वही समबाहु त्रिभुज की माध्यिका का भी काम करती है, वही कोणार्धक रेखा भी होती है, मतलब ये कोण का अर्धक करने पे भी वही आएगी, वही माध्यिका भी होगी। माध्यिका मतलब इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन भी यही होगी, और वही लंब भी होगी। आपको बताया था ना कि त्रिभुज के चारों पॉइंट मतलब लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक 4 बिंदु होते थे। लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक, चारों बिंदु संगामी होते हैं, मतलब एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये ऊंचाई मैंने कहा ये ऊंचाई है, इसी की लंबाई निकालनी है, तो यही माध्यिका भी होगी। और माध्यिका आपको पता है 2:3 में डिवाइड करती है, तो ये वाली वैल्यू हो जाती है 2, ये हो जाए 2:1 में डिवाइड करती है, तो ये वैल्यू, ये वाली ऊपर वाली 2 हो जाती है, नीचे वाली 1 हो जाती है, ठीक है। तो आप चेक कर पा रहे होंगे, ये वृत्त का केंद्र होगा और यहां से यहां तक 1, यही तो त्रिज्या हो जाएगी वृत्त की। वही इस अंदर वाले अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है, यही तो होगी त्रिज्या, ये त्रिज्या ही तो होगी ये, ठीक है। और ये अनुपातिक फॉर्म में देखें तो ऊंचाई को जो केंद्रक होता है, केंद्र क्या होता है, केंद्रक होता है माध्यिकाओं का कटान बिंदु, तो यही माध्यिका है, यही लंब, यही ऊंचाई भी है, और ठीक है बात समझ रहे हैं आप, यही कोणार्धक रेखा भी होगी। तो ये जो
माध्यिका खींची गई है, माध्यिका और केंद्रक जो होता है माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये नीचे वाले पॉइंट 1 हो जाएगा, नीचे वाला 1, और यही अंतर्वृत्त की त्रिज्या के लिए डिनोट कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाला क्या, ऊपर वाला लेंगे तो परिवर्ती की त्रिज्या को डिनोट करेगा, जो शीर्षों को छूता हुआ जाएगा, तो 2 की वैल्यू परिवर्ती की त्रिज्या के लिए होगी, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या के लिए नीचे वाली वैल्यू 1, यही तो त्रिज्या होगी इस वृत्त की, यही होगी जो केंद्र से परिधि को छुए तो वही त्रिज्या होती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्वेश्चन को फिनिशिंग करने जा रहे हैं। अब देखिए हम बोलेंगे 1 अंतर्वृत्त की त्रिज्या रेशियो में मेरे अकॉर्डिंग 1, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा था संभावित त्रिभुज की ऊंचाई, तो अनुपात में पूरी ऊंचाई कितनी, 2 ऊपर और 1 नीचे, क्योंकि केंद्रक जो होता है माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी लर्न करते हैं और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। तो 2 ये 1 ये, तो अनुपात में टोटल कितनी, 3, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3, रेशियो में 3 का मान ही हमें संभावित त्रिभुज की ऊंचाई दे देगा, संभावित त्रिभुज की ऊंचाई निकल आएगी रेशियो में 3 का मान, तो 1 बराबर 4 तो 3 बराबर 4, 3 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर संभावित त्रिभुज की ऊंचाई निकल आएगी, 12 सेंटीमीटर, बी पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, कैसे मैंने फाइनल टच दिया है, स्मार्ट तरीके से आपने देखा होगा। मैं फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, किसी संभावित त्रिभुज के अंदर वृत्त खींचा गया है तो उसकी जो त्रिज्या होगी तो वो यहां से यहां तक वाला पार्ट होगी, और परिवर्ती त्रिज्या ये वाली होती है, अंतर्वर्ती त्रिज्या ये होती है। और संभावित त्रिभुज के लिए बात कर रहा है तो जो ये लंब होगा वही माध्यिका होगी, तो माध्यिका 2:1 में डिवाइड करती है, तो 1 का मान त्रिज्या क्वेश्चन में दिया था 4, 1 बराबर 4, तो 2-1 पूरी ऊंचाई निकल आएगी 3, तो 3 का मान अनुपात में निकाल लेंगे, 12 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देख रहे हैं एक, और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा सारा वृत्त मैं कैसे करा रहा हूं, कैसे क्वेश्चन को, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को कैसे मैं डील कर रहा हूं। ठीक है, आप ये आराम से देख रहे हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपको अच्छा लग रहा हो ये सेशन तो सबसे पहले इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आप देखते हैं वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या दी गई है 7 मीटर। ठीक है, तो ये वृत्ताकार पार्क मैंने क्वेश्चन में दिखाया है, वृत्ताकार कोई पार्क है उसकी त्रिज्या 7 दी गई है, अंदर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या 7, मैं बिल्कुल क्लियरली डिनोट भी कर देता हूं। ठीक है, तो ये इसकी ये त्रिज्या दी गई है, ये त्रिज्या दी गई है हमको 7। ठीक है, तो ये 7 दी गई है, ये वैल्यू कितनी है 7। फिर कह रहा था तथा एक 7 मीटर चौड़ा और 7 मीटर ही चौड़ा रास्ता है, तो ये चौड़ाई दी गई है रास्ते की, वृत्ताकार पार्क के चारों ओर लिखा है 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो ये भी 7 है, इतनी भी 7 है और ये भी 7 है। ठीक है, फिर लिखा है रास्ता पार्क के चारों ओर बनाया गया, रास्ते का क्षेत्रफल कह रहा है। अब रास्ते का हमसे क्षेत्रफल कह रहा है। अच्छा बताओ रास्ता है कहां, तो रास्ता आपको क्लियरली मैं दिखा दूं तो रास्ता जो है वो यही है, यही तो रास्ता है जो मैं अब दिखा रहा हूं रिंग फॉर्म में, यही तो रास्ता है भैया। ये तो वृत्ताकार पार्क था और पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा, तो यहां से भी 7, यहां से भी 7, सब जगह 7 चौड़ा है, तो ये रास्ता बने, यही पूरा रास्ता है जो मैं दिखा रहा हूं। तो इस रास्ते का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकाल पाएंगे ये देखिए, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल पाएंगे, तो हम बोलेंगे पूरे बड़े वाले सर्किल के क्षेत्रफल में से, क्षेत्रफल क्या होता है पूरा बाउंडेड एरिया, तो पूरे बड़े वाले सर्किल के एरिया में से अंदर वाला, ये जो अंदर वाला वृत्त सर्किल दिख रहा है, अंदर वाले सर्किल का एरिया, ये अंदर वाले सर्किल का एरिया घटा दें, पूरे बड़े वाले वृत्त के सर्किल के एरिया में से अंदर वाले वृत्त का एरिया घटा दें, तो इसी वाले का एरिया निकल आएगा जो मैंने डॉट 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 लाइन से मैंने दिखाया हुआ है। आई होप समझ में आया होगा। पूरे बड़े वाले वृत्त सर्किल के एरिया में से अंदर वाले सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना है आप देखिए, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं और आप देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। पूरे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहां से यहां तक पूरी, कितनी हो जाएगी आप देखिए, यहां से यहां तक पूरी त्रिज्या हो जाएगी इसकी 7 प्लस 7, ये 7 सेंटीमीटर चौड़ा, तो 7 मीटर चौड़ा, 7 मीटर ये, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा।
14 बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 14 और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7। तो 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है, बेहद आसान है। तो क्या आप इसका डायरेक्ट आंसर बता पाएंगे? 14 मीटर त्रिज्या पे क्षेत्रफल होता है कितना, मैंने आपको लर्न कराया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। 7 मीटर त्रिज्या पे क्षेत्रफल होता है 154 और त्रिज्या डबल करते हैं 14 तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। 154 का 4 गुना 616 लर्न कराया था आपको, आपको स्लाइड भी दिखाई थी, ठीक है। तो 616 पूरे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 616, या आप पाई आर स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो स्मार्ट अप्रोच नहीं होगी, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो मेथड आप अप्लाई करिए। 616 में से 7 मीटर त्रिज्या वाला क्षेत्रफल हो जाएगा 154, इसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, आप इसको घटा दीजिएगा, ठीक है। 11 में से 5 घटाएंगे तो 11 में से 5 घटाएंगे 6 और 5 4 462, लेकिन ये पाई में वैल्यू निकालनी थी तो वैसे तो ये 462 ही आ जाएगा, ठीक है। 462 डायरेक्ट वर्ग मीटर में आएगा, 462 वर्ग मीटर, लेकिन हमें ऑप्शन भी देखने थे, ये ऑप्शन पाई में दिए गए हैं, देखिए पाई में ऑप्शन दिए गए थे, तो हमें आंसर भी पाई में ही निकालना होगा। तो ये भी सही था 462, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए हम लोग कहेंगे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर, आर कितनी है 14 का स्क्वायर में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, उसका क्या हो जाएगा पाई आर, आर कितनी हो जाएगी 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इस वाले में और इस वाले टर्म में पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 14 का वर्ग में से 7 का वर्ग घटाना होगा, यही बचेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो 14 में से 7 घटाएंगे एक बार तो 7 आएगा और 14 में से 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो मैं सॉल्व कर देता हूं, तो 7 की 7 और 7 दूनी 14, 147 पाई इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 147 पाई मतलब सी पार्ट इसका आंसर आ रहा है। आई होप क्लियर हुआ होगा कैसे मैंने इसको टच किया है और कैसे सॉल्व किया है, आपने देखा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आते हैं, इसका फाइनल आंसर सी पार्ट हो गया, और 400 पहले भी जो निकाला था वो विदाउट पाई था, वो भी सही था, लेकिन पाई में हमें ऑप्शन ढूंढना था तो मैंने ऐसे ढूंढ लिया, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं, 37 के बाद 38 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे हैं और क्या लिखा है, 14 मीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर, ठीक है। वर्ग नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो होगा आपके पास भी, हम लोग क्योंकि क्लास 6 एंड 8 में इसकी एंट्री हो जाती है तो इसको हम लोग करते हैं। वर्ग क्या होता है मैं आपको अभी थोड़ा बहुत बता देना हूं, नहीं तो ये क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में वर्ग, आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ये सब लोग पढ़ रहे होते हैं। 5 तरीके के चतुर्भुज पढ़ रहे होते हैं। आयत को ही टिल्ट करते हैं, झुकाते हैं, तो आयत को ही झुकाने पर बनता है समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, तो 2 हो गए। तीसरा पढ़ते हैं वर्ग को ही लात मार के झुकाते हैं तो बनता है, वर्ग को ही झुकाते हैं तो सम चतुर्भुज, तो 4 हो गए। आयत समानांतर चतुर्भुज, और फिर वर्ग समलंब चतुर्भुज, और सही सम चतुर्भुज, और एक होता है 5वां समलंब चतुर्भुज। मैंने क्या बताया, आयत, ठीक है, आयत से ही समानांतर चतुर्भुज बनता है, सेम प्रॉपर्टी के साथ में, सिर्फ टिल्ट करना पड़ता है। फिर तीसरा वर्ग को ही टिल्ट करते हैं तो बनता है सम चतुर्भुज, ठीक है, और उसके बाद 5वां होता है समलंब चतुर्भुज। 5 तरीके की चतुर्भुज है वो हम लोग क्वाड्रिलेटरल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे वर्ग आ गया है तो थोड़ा बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों ही कोण समकोण होते हैं। तो 14 मीटर भुजा वाले वर्ग, तो एक बेसिक डायग्राम वर्ग का बना लेते हैं, ये होता है बेसिक डायग्राम वर्ग का, चारों भुजाएं बराबर, चारों ही कोण समकोण होते हैं। तो वर्ग के अंदर निर्मित सबसे बड़े वृत्त, तो इसके अंदर सबसे बड़ा वृत्त बनाएंगे, सबसे बड़े वृत्त तो ये भी बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा वृत्त हमसे कह रहा है, तो सबसे बड़ा वृत्त क्या होगा, चारों भुजाओं को टच करता हुआ वृत्त बनाएंगे, इसकी चारों भुजाओं को टच करता हुआ एक वृत्त बनाएंगे, ये ऐसा वृत्त, ठीक है। तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो अब आप देखो इस वृत्त का क्षेत्रफल, और भुजा दे रहा था वर्ग की, भुजा हमसे कह रहा था 14 है, ये कह रहा था 14 मीटर है, ठीक है। तो बताओ ये 14 है तो ये भी तो 14 हो जाएगी, व्यास भी तो 14 हो जाएगा यार, भुजा 14 है, इसी के अंदर ये सबसे बड़ा वृत्त बनाया गया, तो इस वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 14, देख के ही समझ में आ रहा है,
ये जितनी होगी वही व्यास होगा, और व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। व्यास 14 है तो ये कितनी हो जाएगी 7, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या पे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे क्या हम लोग? 7 मीटर त्रिज्या पे वृत्त का क्षेत्रफल होता है 154। 7 मीटर त्रिज्या पे वृत्त की परिधि होती है 44, क्षेत्रफल होता है 154। 154 कहां पे है इसमें ऑप्शन में? ए पार्ट पे टिक मार देंगे। ठीक है, इसी दिन के लिए आपको डायरेक्ट लर्न कराया था, और डायरेक्ट हम लोग यार निकालने 7 मीटर त्रिज्या पे अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने जाएं, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर 7 × 7, यार डायरेक्ट 14, ये पूरा ये भुजा 14 है तो व्यास 14 आ जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी उसकी आधी 7, और 7 मीटर त्रिज्या पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 7 मीटर त्रिज्या पे वृत्त का क्षेत्रफल 154 होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर 154। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन मैंने सर्किल के मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे हैं, आप बिलीव नहीं मानेंगे, हर एक क्वेश्चन 2-3 बार हर एग्जाम में आया है, कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार आया, और जो एक से ज्यादा बार आया है सिर्फ वही क्वेश्चन मैंने आपको अपने आज के वीडियो में रखे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट को, देख रहे हैं क्या लिखा है। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में अर्धवृत्त दिया है, और अर्धवृत्त क्या होता है मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। अर्धवृत्त होता है पूरे वृत्त का आधा भाग, पूरे वृत्त का क्या होगा? आधा भाग। अर्ध मतलब आधा, और वृत्त, तो ये जो पूरा सर्किल बनता है इसी का आधा भाग हमसे कह रहा है। ठीक है, तो आधा भाग मतलब मैं आपको दिखा देता हूं, इसी का सिंपल सा आधा भाग हमें बनाना है, तो वृत्त का आधा भाग बनाना है, तो ये पूरा होता है ये उसी का आधा। ठीक है, अर्धवृत्त, क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा था हमसे अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का परिमाप 36 है। परिमाप होता है किसी एक बिंदु से चलना स्टार्ट करिए, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? किसी भी यहां से चलना स्टार्ट करिए, यहां गए, एक भुजा ट्रेवल की, दूसरी और तीसरी, मतलब एक बिंदु से चलना स्टार्ट करिए फिर से वहीं पहुंच जाइए, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वही परिमाप कहलाता है। वृत्त का परिमाप या परिधि क्या बोलेंगे? किसी एक बिंदु से चलना स्टार्ट करिए और फिर से ट्रेवल करते हुए फिर से वहीं पहुंच जाइए, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वही परिमाप या परिधि कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही चतुर्भुज सारे ही डायग्राम में ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। तो अभी क्या है, तो परिमाप कह रहा है, तो परिमाप यहां से आपने बाई चांस चलना स्टार्ट किया, आप देख लीजिए यहां से यहां गए ऐसे, फिर यहां से यहां गए ऐसे, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो परिमाप कहला रही है। तो जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है पूरी ये लंबाई ही परिमाप में आएगी। ठीक है, तो अभी ये चीज क्या है? ये तो व्यास हो जाएगा, और ये क्या है? ये क्या होगा? पूरे वृत्त की जो परिधि होती है, पूरे वृत्त की जो परिधि होती है उसी का आधा होगी ये वाला पार्ट। तो मैं कह रहा हूं ये वाला पार्ट निकालो और ये वाला पार्ट निकालो, दोनों को जोड़ दो, तो इसको बोलते हैं व्यास और इसको बोलते हैं अर्ध परिधि या परिधि का आधा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो परिमाप निकल आएगा। किसका? अर्धवृत्त का परिमाप, ये वाला और ये सब। तो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। व्यास कितना होता है? 2r। और अर्ध परिधि क्या होती है? परिधि का आधा, परिधि होती है 2πr। 2πr का आधा πr। तो जब इन दोनों पार्ट को हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा अर्धवृत्त की परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, तो ये या सिंपल सा ही मैंने कराया है, ये हो जाएगा ये त्रिज्या, तो त्रिज्या का ये डबल हो जाएगा 2r, और ये अर्ध परिमाप पर 2πr का आधा, तो πr हो जाएगा। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जोड़ेंगे तो 2r + πr जोड़ना होगा। तो जो लोग जोड़ते हैं 2r + πr, तो देखिए r कॉमन है, तो r कॉमन ले लिया, अंडर 2 + π, 2 + 22/7, पाई का मान होता है 22/7। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये 7 दूनी 14, 14 + 22 हो जाएगा 36, तो 36/7 आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ जाएगा 36/7, और ये परिमाप आ जाएगा। और परिमाप कितना दिया गया था? 36। तो हम लोग यहीं से बोलेंगे, हम ये बोलने जा रहे हैं, मैं यहां पे करके दिखा दे रहा हूं। r वैल्यू आ रही है r गुणे 36/7 बराबर, यही तो अर्ध परिमाप आया है, और सॉरी यही तो आया है इसका परिमाप अर्धवृत्त का। और ये क्वेश्चन में दिया गया था 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी 7।
आर की वैल्यू 7 हो जाएगी। हमसे कह रहा था क्षेत्रफल, और आर त्रिज्या 7 पे क्षेत्रफल 154, ये तो हमें रट गया है। तो आर 7 पे क्षेत्रफल हो जाएगा 154। तो 154 जहां भी दिखेगा टिक मार देंगे। आपने देखा क्या किया है, बेहद आसान है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं, व्यास प्लस अर्ध परिमाप, अर्ध परिधि सॉरी। तो व्यास है 2r और अर्ध परिधि, परिधि का आधा जो होती है, तो वो जाएगा 2 पाई आर का आधा पाई आर। इन दोनों में r कॉमन लिया, 2 प्लस पाई, पाई का मान 22/7, तो 36r/7, 36r/7 बराबर ये परिमाप दिया गया था 36। इसको सॉल्व कर लेंगे, r बराबर 7, r त्रिज्या 7 पे क्षेत्रफल होता है 154, निकाल लिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आगे इसी को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यदि किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल बराबर है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही काम करते हैं, जैसा भी क्वेश्चन में हमसे कह रहा है वैसे ही करते हैं। कह रहा था परिधि, परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये बराबर हैं, बराबर लिखा था तो बराबर कर दिया। अब आप देखिएगा यहां पे जो कट रहा है, पहले तो सबसे पहले वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई से पाई कट रहा है, एक आर से एक आर कट रहा है। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई आर, और उसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इक्वल कर दिया। तो यहां से आप चेक करेंगे, रेडियस यहां आर बच रहा है, आर का मान आ रहा है 2, आर की वैल्यू आ रही है 2। हमसे कह रहा था तो उसका अर्ध व्यास क्या होगा, हमसे क्वेश्चन कह रहा था उसका अर्ध व्यास। ये जो वर्ड आप समझ रहे हैं, ये क्या लिखा है, अर्ध व्यास, ये लिखा है अर्ध व्यास। अर्ध व्यास का मतलब होता है व्यास का आधा, और व्यास का आधा ही तो होती है त्रिज्या। तो फाइनली हमसे क्या पूछ रहा है, रेडियस ही पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो आर का मान 2 आ जाएगा। 2 मतलब सी पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे मैंने क्वेश्चन को डील किया है, बेहद आसान तरीके से। और पूरे आपको जो भी क्वेश्चन मैंने कराए वृत्त सर्किल पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो तो पूरा सेशन, पूरा वीडियो आप एक बार और देख सकते हैं, तो अच्छे से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आज इतना ही रख रहे हैं अभी। ठीक है, वृत्त में यदि आपको ये सेशन, ये वीडियो ये अच्छा लगा हो सर्किल पे बेस्ड, तो आप इसको जरूर से जरूर लाइक करें, कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, और जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं मेंसुरेशन, इसको वैसे ही प्रिपेयर करिए, वैसे ही तैयार करिए। आपका एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। जैसे मैं जो भी चैप्टर सारे पढ़ाता जा रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया इसके पहले, ठीक है, जो भी पढ़ाता जा रहा हूं आप वैसे ही इसको कवर करते जाइए। थैंक यू क्लास।